नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी राजस्थान हिस्ट्री का एक और पन्ना लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं बीकानेर के इतिहास की। इससे पहले हमने जैसलमेर के इतिहास को पढ़ा और आज शुरू करेंगे बीकानेर का इतिहास। बीकानेर के इतिहास के दो भाग होंगे। कोशिश करेंगे कि इनमें से सारी बातें कंप्लीट हो जाए और मोटे तौर से जहां से सवाल निकल के आते हैं वहां हम चर्चाएं करेंगे। बीच बीच में मैं कहता भी रहूंगा कि यहाँ से सवाल निकल कर आते हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना। बीकानेर का देखो, बीकानेर जो रियासत थी, बीकानेर रियासत का निर्माण जो है उसकी कहानी मैं सुनाऊंगा बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से। बीकानेर रियासत में राठौड़ों की एक रियासत बनी थी। आप सबको पता है कि जोधपुर जो है वो महत्वपूर्ण रियासत थी। मारवाड़ जो महत्वपूर्ण रियासत थी उस पर राठौड़ों का शासन था और वहीं से निकलकर एक रियासत बनी बीकानेर रियासत, और वहीं से निकलकर एक रियासत बनी थी किशनगढ़। लेकिन जितना राजस्थान में चाहे सारी रियासतें देख लेंगे हम, लेकिन उन रियासतों में ऐसी कोई रियासत नहीं है जो किसी दूसरी रियासत से निकलकर बनी हो और इतनी पावरफुल बनी हो। बीकानेर एक ऐसा एग्जाम्पल मिलता है जो जोधपुर से निकली और धीरे धीरे इतना विकास किया कि ये जोधपुर के समकक्ष रियासत हो गई थी। तो कैसे बीकानेर की रियासत का निर्माण हुआ तो उसको हम समझेंगे, ध्यानपूर्वक आप देखना। तो सबसे पहले देखेंगे कि बीकानेर रियासत का निर्माण कैसे हुआ। तो उससे पहले बीकानेर क्षेत्र की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं। बीकानेर जो क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र को प्राचीन समय में जांगल प्रदेश बोला जाता था। किस नाम से जाना जाता था? जांगल प्रदेश। तो जांगल प्रदेश जो था, जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था एक क्षेत्र। और इसका जांगल कहने का मतलब, जांगल जो शब्द है उसका मतलब ये होता है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा जंगली क्षेत्र जहां बहुत तेज हवाएं चलती हो, पानी कम हो, ऐसा क्षेत्र को बोलते थे जांगल। तो महाभारत काल में जो क्षेत्र जांगल प्रदेश कहलाता था वही वर्तमान में जो बीकानेर रियासत का क्षेत्र था। तो शब्द की बात करूं मैं तो जांगल प्रदेश हुआ। इसके कुछ और नाम भी आपको महाभारत काल में मिल जाते हैं। दो नाम जरूर मिलेंगे इनके। एक नाम मिलेगा आपको माद्रेय जांगल, एक मिलेगा माद्रेय जांगल, इस शब्द का भी मैं अर्थ समझाऊंगा। और दूसरा का है कुरु जांगल, कुरु जांगल। तो दोनों शब्दों को देखकर हमें लगता है कि यार जो जांगल प्रदेश था प्राचीन समय में, तो आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपद थे। एक कुरु महाजनपद था, एक मद्र महाजनपद था। तो इन महाजनपदों के क्षेत्र इनके आसपास ही थे। तो कभी ये माद्रेय के अधीन था, कभी कुरुक्षेत्र के अधीन था। और इसकी प्राचीन जो जांगल प्रदेश की राजधानी हुआ करती थी वो थी अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। और ये जांगल प्रदेश की राजधानी थी अहिछत्रपुर, जिसको वर्तमान में क्या बोलते हैं? नागौर। तो नागौर इसकी राजधानी हुआ करती थी और ये क्षेत्र कहलाता था जांगल। ये तो हुई इसकी हिस्टोरिकल बातें, प्राचीन समय महाभारत काल में क्या कहलाता था। अब बात करते हैं वर्तमान की। तो वर्तमान की मैं बात करूं तो मैं कह रहा था आपको कि जो जांगल प्रदेश है या बीकानेर का जो क्षेत्र है, इसके संस्थापक, बीकानेर के जो संस्थापक थे वो राव बीका थे। और ये राव जो बीका थे, ये बीका थे जोधा के पुत्र। ध्यानपूर्वक समझना, जोधा के पुत्र थे बीका। जोधा के वैसे काफी पुत्र थे, लेकिन सबसे बड़ा पुत्र था बीका। और एक पुत्र और था जिसका आपको याद रखना है, बीदा। एक जोधा का भाई भी था जिसका नाम था कांधड़। बीकानेर के इतिहास में इन तीनों का महत्वपूर्ण रहेगा। और एक जो इनकी मां थी जिनका नाम था नौरंगदेह, नौरंगदेह। अब इन चारों की चर्चा कर लेते हैं। देखो, जोधा की पत्नी थी नौरंगदेह, उसके दो पुत्र थे बीका और बीदा। और जोधा का जो सबसे बड़ा पुत्र था, उससे पहले पुत्र एक बड़ा पुत्र था जिसका नाम था नींबा, लेकिन वो नींबा बचपन में मर गया तो उसका कोई रोल नहीं। तो उसके बाद में सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो था वो बीका था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जोधा के बाद में जोधपुर का शासक बनने वाला जो था वो था बीका। अब हुआ ये, एक दिन की कहानी बताता हूं मैं आपको कि जोधपुर में दरबार लगा हुआ था, मंत्री बैठे थे जोधपुर के, और बहुत सारे मंत्री और सामने बैठे थे राव जोधा। आपस में राजकारी की चर्चा चल रही, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चाएं हो रही थी। पीछे बैठे थे बीका और उनके पास में उनके चाचा जी बैठे थे, कांधल। कांधल चाचा हो गए, जोधा के भाई थे कांधल, तो चाचा हो गए। तो कांधल और बीका आपस में धीरे धीरे सुरपुरा करके बातें कर रहे थे। जैसे कोई बैठक में देखते हैं ना, कईयों का इंटरेस्ट नहीं होता तो आपस में बातें करते रहते हैं। तो ये दोनों क्या हुआ, बीका और कांधल आपस में सुरपुराट कर रहे थे, धीरे धीरे से बातें कर रहे थे। सामने बैठे थे जोधा।
जोधा महत्वपूर्ण बात कर रहे थे, तो जोधा का जब ध्यान बीका पर गया, कांधड़ पे गया, तो उन्होंने देखा कि दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, उनका ध्यान जोधा पे था ही नहीं। तो जोधा को थोड़ा अजीब लगा कि यार मैं इतनी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं और इनके ये बातें कब खत्म होगी चाचा भतीजे कि ये आपस में बातें कर रहे हैं। तो उन्होंने यूं ही मजाक में कहा कि भाई चाचा भतीजा क्या बातें कर रहे हो, कोई नया राज्य बनाओगे क्या, मेरी बातें क्यों नहीं सुन लेते। इस प्रकार जोधा ने बीका को कहा। कांधड़ बीका ने जब जोधा की बात सुनी तो बड़े शक पका गए कि यार हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब जवाब दे तो दे क्या। सारे मंत्रियों की नजर कांधड़ पे, बीका पे, जोधा भी उसकी तरफ टुक के लगा कि ये बात करने के बाद देखने लग गया। अब क्या हुआ, कांधड़ उसी समय खड़ा हुआ और हाथ जोड़ के कहा कि हम बातें तो नए राज्य की नहीं कर रहे थे, लेकिन यदि आपका आशीर्वाद रहा तो हम एक नए राज्य भी बढ़ा देंगे। ये बात दरबार में उन्होंने कह दी। अब ये बात जोश में आके कह तो दी, लेकिन राज्य निर्माण करना इतना आसान नहीं था। इसके बाद में कहा जाता है कि जो बीका, उसका भाई बीदा और जो कांधड़ है वो नए राज्य के निर्माण के लिए जोधपुर से निकल गए। उनके पास 1000 के लगभग सैनिक थे और उन्होंने निश्चय किया कि हमने चाहे मजाक में ही कह दिया होगा, एक बात कह दी तो हम नया राज्य निर्माण करेंगे ही करेंगे, लेकिन करें कहां। अब उनको एक जगह मिली, एक जगह थी वो जो जांगल प्रदेश की मैं बात कर रहा था, वहां अव्यवस्था थी उस समय, क्योंकि पश्चिम से आक्रमण हो रहे थे। कुछ जाटों की बस्तियां थी, स्वतंत्र जाट थे, सारण और गोदारा करके ज्यादातर जाटों का प्रभाव था, कुछ भाटी भी थे वहां। तो यहाँ अव्यवस्था थी, तो उन्होंने देखा कि यार जांगल प्रदेश में अव्यवस्था है, राज्य निर्माण किया जा सकता है, तो वहां जाके किया जा सकता है। ये निकले बंदे, दोनों काका भतीजा और ये दोनों भाई नए राज्य के निर्माण के लिए निकले बीकानेर की तरफ या जांगल प्रदेश की तरफ। अब जांगल प्रदेश की तरफ निकले तो बीच में उस समय जो कोलायत पड़ता है बीकानेर का क्षेत्र, वहां करणी माता थी। करणी माता उस समय जीवित थी। तो करणी माता से उन्होंने आशीर्वाद लिया, उनके दर्शन किए, आशीर्वाद मांगा कि हम नए राज्य के लिए निकल गए हैं, क्या करना चाहिए मां। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया कि आप इस क्षेत्र को विजित करो और आपका जो क्षेत्र होगा, आपका जो राज्य होगा, उसको चिंता मत करो, आपका राज्य जोधपुर से भी सवाया होगा। और इसी करणी माता के प्रभाव से, इन्हीं के आशीर्वाद से जो राज्य बना बीकानेर, वो वास्तव में देखोगे आप तो जोधपुर से कमजोर किसी भी हालत में नहीं था। तो करणी माता जो बीकानेर के राठौड़ है, उनकी इष्ट देवी कहलाई। बाद में इष्ट देवी, आप सबको पता है कि जो राठौड़ों की कुल देवी है वो है, देखो एक तो इष्ट देवी होती है और एक होती है कुल देवी। दो बातें होती है, इष्ट देवी और कुल देवी। तो इष्ट देवी कौन होगी? इष्ट देवी वो होती है जिसको पूजा जाता है किन्हीं राजाओं द्वारा, किन्हीं व्यक्तियों के द्वारा किसी विशेष कार्य के लिए। तो इष्ट देवी हो गई करणी माता, और कुल देवी, उस वंश की जो कुल देवी है आप सबको पता है वो है नागनेची माता। हम इसमें पढ़ेंगे, आपके जोधपुर के इतिहास में नागनेची माता के भी डिटेल से मैं समझाऊंगा। उसके बाद में जांगल प्रदेश का आसपास का जो रेगिस्तानी क्षेत्र था, इसमें बीका ने अपना प्रभाव बढ़ाया धीरे धीरे, और 1465 के लगभग आप देखोगे तो 1465 के लगभग आप वहां बीका ने एक रियासत का निर्माण कर लिया था, बहुत सारे गांवों को जीत लिया था और एक नए राज्य का निर्माण किया। उसके बाद में 1465 की मैं बात कर रहा हूं, 1465, तो 1465 में उन्होंने राज्य बना लिया था। 1472 में आप देखोगे तो 1472 में जो बीका थे उन्होंने स्वयं को राजा घोषित कर दिया। राजा घोषित कर दिया कि इस क्षेत्र का राजा कौन हूं मैं। और एक जगह पड़ती है बीकानेर में भी है वर्तमान में, बीकानेर में, वहां उन्होंने राजा घोषित किया था स्वयं को, कोडमदेसर एक जगह पड़ती है कोडमदेसर, वहां स्वयं को उन्होंने राजा घोषित कर दिया और यही वो एक नगर बसाना चाहता था कोडमदेसर में। लेकिन जो भाटी थे आसपास के, आप सबको पता है जैसलमेर का रियासत का आपने इतिहास पढ़ा तो भाटियों ने पहले पंजाब से आए थे भाटी, उसके बाद में आपने गंगानगर हनुमानगढ़ के क्षेत्र में उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था हनुमानगढ़ को, तो वहां भाटियों का प्रभाव था और भाटियों ने कहा कि हम यहाँ नगर नहीं बसाने देंगे, यहाँ किला नहीं बनाने देंगे। तो उसके बाद में चेंज कर दिया गया और उसके बाद में आप देखोगे तो 1485
1485 में एक जगह पड़ती ही थी जिसका नाम आपको याद रखना है, राती घाटी। बीकानेर का जो वर्तमान में है ना, वो जो घाटी है उसको बोलते हैं राती घाटी। तो इस राती घाटी में 1485 को जो राव बीका थे, उन्होंने एक किले का निर्माण प्रारंभ करवाया। और इसी किले के 1485 की मैं बात कर रहा हूं। तो 1485 में जो बीकानेर का किला है उसका निर्माण प्रारंभ हुआ, और उसके बाद में 1488 को बीकानेर शहर की स्थापना हुई। बीकानेर बसाया, और इसका एक दोहा भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप देखोगे तो इसका जो बीकानेर का जो दोहा है वो आप याद रखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको। राजस्थान में कहावत भी है, एक दोहा बोला जाता है कि 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर, थावर बीज थरपियो बीका बीकानेर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको आप देखोगे तो विक्रम संवत 1545 की बात है। मैंने कहा देखो 1545 जो आ रहा है, 1545 का मतलब क्या होता है, 1545 में से 57 साल का डिफरेंस है ईस्वी सन और विक्रम संवत के। तो अपने जो विक्रम संवत है वो आगे चलती है, तो 57 माइनस कर दो आप, तो देखोगे 8, 1488 पड़ता है। तो 1545 शुद्ध बैसाख सुमेर। शुद्ध बैसाख का मतलब होता है, देखो राजस्थान में बोलते हैं एक तो बद्धी होता है, एक होता है शुद्धि। तिथियां बोलते हैं ना महीने में, तो शुद्धि और बद्धी। बद्धी का मतलब होता है जो अंधेरी होती है, कृष्ण जो बोलते हैं हिंदी में, जो कृष्ण बोलते हैं उसको बद्धी बोलते हैं, और जो शुक्ल पक्ष होता है उसको शुद्ध बोलते हैं। तो शुद्ध बैसाख, बैसाख शुद्धि। यहां थावर जो शब्द आया है, थावर का मतलब होता है शनिवार, और बीज का मतलब होता है दूज या द्वितीय, दूज जो बोलते हैं। देखो दोहे से पता चल रहा है कि 1545 बैसाख के महीने में शनिवार के दिन दूज थी, और उस दिन थेरेपियो मतलब बनाना बीकानेर की स्थापना बीका द्वारा की गई। और आप देखोगे कि राजस्थान के त्योहारों में देखोगे आप तो बैसाख शुद्धि तृतीया, जो बैसाख शुद्धि तृतीया होती है उसको बोलते हैं आखा तीज आता है त्योहार, आखा तीज। तो आखा तीज के जस्ट एक दिन पहले बीकानेर की स्थापना हुई। कैसे आपको मिल जाएगा, आखा तीज के दिन हुआ था। वास्तव में पहले दिन उसका मुहूर्त हो गया था, और दूसरे दिन उसका उत्सव मनाया गया था कि बीकानेर की स्थापना हो गई, पतंग उड़ाए गए थे वहां। तो इस वजह से आखा तीज के एक दिन पहले है वो बीकानेर शहर की स्थापना हुई। अब देखो बीकानेर शहर की स्थापना के बाद में बीका की बात करूं तो मैंने कहा 1485 में राती घाटी में गढ़ की नींव रखी, 1488 में राव बीका ने अपने नाम से बीकानेर शहर बसाया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। राठौड़ सत्ता का ये दूसरा केंद्र बन गया, प्रमुख केंद्र। इसके अलावा भी आप देखोगे तो राठौड़ सत्ता का एक केंद्र था किशनगढ़, वो भी जोधपुर से निकल किशन सिंह ने किशनगढ़ बसाया था। तो ये इनका क्षेत्र बना। इसके अलावा हम देखें तो बीका के बाद में देखें तो उसके 10 पुत्र हुए थे। 10 पुत्रों में से पहले पुत्र का नाम और दूसरे का आपको नाम याद रखना है। पहले का नाम था नरा। कुछ समय 1504 में जब बीका की मृत्यु हुई तो नरा शासक बने थे कुछ समय के लिए, उनका इतिहास कहीं नहीं मिलता आपको। उसके बाद में उसका भाई जल्दी मर गए थे नरा, तो उसके बाद में शासक बने थे लूणकर्ण। घड़सीर ये भी हुए थे, 10 नाम याद नहीं रहे, कोई बात नहीं। अब देखो एक कहानी मैंने कहा था कि जो बीका थे उनके चाचा कांधड़ देव, जो कांधड़ थे या जोधा के भाई थे, वो भी बीका के साथ आए थे और वो बाद में हरियाणा में बस गए थे। और वहां उनकी एक मुस्लिम वहां का शासक था, उसके द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। और कहा जाता है कि उस हत्या का बदला लेने के लिए बीका और जोधपुर के शासक जोधा की सम्मिलित सेनाओं ने हरियाणा पर आक्रमण करके उस कांधड़ के हत्यारे को मार दिया था। दोनों की संयुक्त सेना ने अभियान किया था। अब देखो जोधा उधर जोधपुर का शासक, इधर बीकानेर की स्थापना हो गई, बीकानेर बहुत बड़ा राज्य बन गया। लेकिन समस्या एक और आ गई, क्योंकि मैंने बताया था शुरुआत में वीडियो के कि जो बीका था वो जोधा का ज्येष्ठ पुत्र था। अब जोधा के मन में चल रही थी कि यार ये अलग होकर राज्य तो बना लिया, लेकिन वास्तव में हकदार कौन है? जोधपुर का बीका है। अब बीका ने बीकानेर अलग बसा लिया, तो अब वो अलग ही रहे यार। यहां आके कहीं ये नहीं कह दे मेरे मरने के बाद पिता का आदर करता था बीका, लेकिन कहीं मेरे मरने के बाद में ये कह दे कि ये तो मेरा ही है। जैसे कई बार राजस्थान में होता है ना, कोई गोद चला जाता है, पिता के मरने के बाद में गोद वाली जमीन ही ले लेता है और वो उसके पिता की जमीन पे भी हक जताता है। तो जोधा ने, मैं कह रहा था, हरियाणा का अभियान पे गए हुए थे, दोनों साथ साथ आ रहे थे। रास्ते में जोधा ने कहा कि यार बीका बेटा तू बड़ा सपूत है, मेरे आज्ञा, एक मैंने मजाक की थी कि तू राज्य स्थापित कर ले, राज्य स्थापित करके दिखाया और शानदार है, तू सपुत्र है मेरा। लेकिन यार एक बात बता,
कि तूने राज्य स्थापित कर दिया, लेकिन मेरे मरने के बाद में जोधपुर पर कभी दावा मत करना। तो बीका सपूत बेटा था, तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप चिंता मत करो, जोधपुर पर मुझे दावा करने की जरूरत नहीं है, मेरा राज्य भी बहुत बड़ा है, लेकिन एक चीज तो मैं आपसे मांगूंगा। बीका ने कहा। तो जोधा ने पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है, राज्य त्याग दिया तो कौन सी चीज है? कि मैं आपकी जो तलवार है, जो पवित्र राज्य में मानते हैं, छत्र मानते हैं, तलवार मानते हैं, ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए। कम से कम मुझे राज्य तो मिलना चाहिए, मैं सबसे बड़ा हूं, मैंने राज्य छोड़ दिया, नया राज्य मेरे अपने बलबूते पर बनाया, लेकिन ये छत्र, ये तलवार जो है, ये पवित्र जो चीजें हैं, वो तो कम से कम मुझे मिले। तो जोधा ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको वो दे देंगे, लेकिन जोधपुर पे कभी दावा मत करना। ये बातें, ये वादा जोधा और बीका के बीच में हो गया, और कुछ समय बाद में जोधा की मृत्यु हो गई। जोधा की मृत्यु हो गई। जोधा के बाद में आप देखोगे तो जोधा के बाद में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी आती है। तो देखो आप, कुछ समय बाद में राव जोधा की मृत्यु हो गई, और उसका पुत्र जो था, जोधा का पुत्र शातल शासक बना था जोधपुर का। शातल, कुछ समय शातल रहा, शातल की भी मृत्यु हो गई, और शातल के बाद में उनका छोटा भाई है, वो जोधपुर का शासक बना, शुजा। जोधपुर के इतिहास में हम डिटेल से पढ़ेंगे, शुजा शासक बना। अब भाई जोधा की मृत्यु हुई, उधर बीका सोच रहा था कि यार वो छत्र, वो तलवार कब दे, लेकिन जोधा मर गया, तो यार मरते तो मांगे नहीं। शातल बेटा, शातल थोड़े दिन बाद में वो भी मर गया, तो मांगने का मौका नहीं मिला। फिर शुजा बना, तो बीकानेर से की तरफ से संदेश गया कि भाई वो दो वादा कर रखा है जोधा ने, तो इन्होंने मना कर दिया। तो उसके बाद में बीका ने जोधपुर पर वो राजचिन्ह लाने के लिए, वो जो वादा जोधा से किया था, उन चीजों को प्राप्त करने के लिए सेना सहित जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। तो एक राज्य जो जोधपुर से निकल के आया था, उसी राज्य ने कुछ समय बाद में ही बीकानेर ने जोधपुर पर हमला कर दिया। हालांकि इसमें किसी को मारा नहीं था, लेकिन जोधपुर के किले को घेर लिया। अब इधर शुजा है, वो डर के किले के अंदर घुस गया। उसके बाद में एक रानी हुआ करती थी जो शुजा की मां थी, जशमादे, तो वो किले से बाहर आई, और उसके बाद में दोनों भाइयों के समझौता करवाया, और वो राजचिन्ह है वो बीका को दिया। यहां से हम देखेंगे तो राठौड़ों में वास्तव में प्रतिद्वंदिता स्थापित हो गई थी। मालदेव के समय भी आप देखोगे, लेकिन इसमें मारकाट ज्यादा देखने को नहीं मिलती है। यह बीका का इतिहास रहा। बीका की मृत्यु हो गई। तो बीका की मृत्यु के बाद में आप देखोगे तो मैंने बताया था इसका एक पुत्र था, आपको याद होगा, तो वो ज्यादा दिन समय नरा नहीं रहा। उसके बाद में शासक बने लूणकर्ण, जिसको अपने को याद रखना है। तो बीकानेर के शासक 1504 में बीका की मृत्यु हो गई, और 1505 में जो बीकानेर का शासक बने उनका नाम था लूणकर्ण। कुछ महत्वपूर्ण बातें जहां से एग्जाम में सवाल आता है वो चर्चाएं हम कर लेते हैं। अब देखो, बीका ने बीकानेर की स्थापना तो कर दी, लेकिन अभी भी उतना बड़ा क्षेत्र नहीं था। बाद में राजाओं ने और बढ़ाया इसको। तो जो लूणकर्ण जो शासक बने, याद रखना, ध्यान से अभी समझ जाना आप, लूणकर्ण जो शासक बने तो उनको राजा बनने का जो आशीर्वाद है वो दिया था महान संत जसनाथ जी ने। तो कई बार सवाल आया हुआ है कि ऐसे कौन से राजा थे जो जसनाथ जी के आशीर्वाद से शासक बने थे। शासक का नाम था लूणकर्ण। शासक कब बने? 1505 से लेकर 1526 तक वो बीकानेर के शासक रहे। तो जसनाथ जी के आशीर्वाद से वो शासक बने। इनके अलावा इनकी जो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं वो देखोगे तो इन्होंने 1509 में जैसलमेर से उनका युद्ध हुआ था। आप सबको पता है जैसलमेर, मैंने पढ़ाया था इतिहास, आपने नहीं पढ़ाया तो पढ़ लेना। तो जैसलमेर की राजधानी हुआ करती थी लोद्रवा। तो वहां उन्होंने आक्रमण किया और वहां के शासक को उन्होंने हराया था। और सबसे मोस्ट जो सवाल बनता है इसमें से, जहां से नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं लूणकर्ण से संबंधित, वो है जो लूणकर्ण थे उनको कलयुग का कर्ण कहा जाता। बड़े दानवीर व्यक्ति थे, दान देने में माहिर थे। तो लूणकर्ण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। और ये जो कलयुग का कर्ण है, ये जो उपाधि है, एक विद्वान हुए थे बिट्ठू सूजा। तो बिट्ठू सूजा ने लूणकर्ण को कौन सी उपाधि दी? कलयुग का कर्ण। कर्ण आप सबको पता है महाभारत का कर्ण था, वो बड़ा दानवीर था, अपने कुंडल दे दिए थे, अपने कवच दे दिए थे, सब कुछ रोज दान करता था, जो मांग लेता था उसको दे देता था। तो वैसे ही जो बीकानेर में जो कलयुग का कर्ण हुआ वो थे लूणकर्ण। और ये उपाधि उन्होंने बिट्ठू सूजा ने दी थी। बिट्ठू सूजा का एक ग्रंथ आया, तो याद रखना आप, बिट्ठू सूजा की पुस्तक आई थी राव जेत सिंह छंद। उस पुस्तक में जो अब मैं पढ़ाऊंगा, जेत सिंह के बारे में, शासक बने थे जेत सिंह, तो उनके दरबारी थे, उनके समय के थे बिट्ठू सूजा। तो उन्होंने कलयुग का कर्ण कहा था। और बिट्ठू सूजा का जो ग्रंथ था वो राव जेत सिंह छंद नामक महत्वपूर्ण पुस्तक थी। किताबें भी याद होनी चाहिए।
बीटू सूजा की किताब कौन सी थी? रावजेत सिंह राजचंद। और इसके अलावा बीकानेर में लूणकरण ने एक झील बनाई थी, लूणकरणसर झील, जो अभी भी है, लूणकरणसर झील बनाई। इसके अलावा उन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसको बोलते हैं लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, सबसे मोस्ट उपलब्धि। देखो लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर के बारे में मैं कह दूं कि जो लूणकरण लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर, आप सबको पता है कि जैसे मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे आप तो मेवाड़ के इतिहास में एकलिंग जी का जो महत्व है, जयपुर के इतिहास में पढ़ोगे तो गोविंद देव जी का महत्व है, वैसे ही बीकानेर के इतिहास में पढ़ो तो लक्ष्मीनाथ जी का महत्व है। कैसे महत्व है कि जैसे मेवाड़ के शासक होते थे वो स्वयं को क्या कहते थे? एकलिंग जी के दीवान कहते थे कि राजा तो कौन है? वो है, हम तो केवल उनके सेवक है, प्रधानमंत्री है। जयपुर के शासक क्या कहते थे कि हम तो, राजा तो गोविंद देव जी है, हम उनके दीवान हैं। वैसे ही बीकानेर के शासक जो है वो क्या कहते हैं कि हम लक्ष्मीनाथ जी के दीवान हैं, क्योंकि पुराने जमाने में एक सिद्धांत चलता है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, जिसमें कहते हैं कि राजा की उत्पत्ति देवताओं ने की है और देवता संभालते, केवल उनका वो आदेश मानते हैं। तो लक्ष्मीनाथ जी का जो मंदिर है वो शासक बनाया, किस शासक ने बनाया? लूणकरण ने इसका निर्माण करवाया था। इसके अलावा अंतिम समय में आप देखोगे 1526 में एक युद्ध हुआ था जिसको युद्ध बोलते हैं ढोसी का युद्ध। याद हो जाए, अच्छी बात है, अच्छा सवाल बनता है यहाँ से, ढोसी का युद्ध। और ये एक हरियाणा का नारनौल क्षेत्र है, वहां के शासक थे, नवाब थे नारनौल, याद रख लेना, नारनौल। 1526 की कहानी है। तो 1526 में नारनौल के अबीमीरा नामक एक नवाब थे, वहां उन्होंने लूणकरण से उनका युद्ध हुआ और इस युद्ध को बोलते हैं ढोसी का युद्ध। और इस युद्ध में लड़ते हुए लूणकरण की मृत्यु हो गई 1526 में। लूणकरण का इतिहास इतना सा आपने को याद रखना। 2-3 चीजें वापस रिपीट कर दूं मैं, एक कलयुग का कर्ण, एक लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर और एक आपको ढोसी का युद्ध याद रह जाए 1526 में। कलयुग का कर्ण किसने कहा था वो आपने को याद रहना चाहिए, बीटू सूजा द्वारा। आगे इतिहास को थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद में लूणकरण के बाद में जो शासक बने वो, उनका नाम था, मैंने अभी बताया था, बीटू सूजा जो थे उन्हें रावजेत सिंह राजचंद पुस्तक लिखी थी। तो अगले जो शासक बने उनका नाम था रावजेत सिंह। 1526 में शासक बने बीकानेर के। और आप सबको पता है कि ये शासक बनते ही राजस्थान में एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध, और इसमें राजस्थान के सभी शासकों ने भाग लिया था। तो खानवा के युद्ध के समय बीकानेर के शासक कौन थे? रावजेत सिंह। और उस खानवा के युद्ध में 1527 में भाग किसने लिया? तो रावजेत सिंह के पुत्र थे जिनका नाम था कल्याणमल, तो उन्होंने भाग लिया था। कई बार सवाल आ जाता है कि खानवा के युद्ध में बीकानेर के किस राजकुमार ने भाग लिया था? कल्याणमल। शासक का पूछा जाए, रावजेत सिंह 1526 में शासक बने थे। इनकी उपलब्धियां, युद्ध में बड़े वीर थे, महान थे ये रावजेत सिंह। तो इनके युद्ध बड़े महत्वपूर्ण है, जहां से सवाल बनता है। इन्होंने एक युद्ध किया था, आप सबको पता है कि मुगल सल्तनत स्थापित हो गई थी। खानवा के युद्ध में बाबर शासक बन गया था, उसके बाद में बाबर कुछ समय रहा, उसके बाद में हुमायूं शासक बने। और हुमायूं की एक कमजोरी थी कि हुमायूं ने अपना राज्य जो था अपने भाइयों में बांट दिया था। कामरान, हिंदाल, अशकन, हुमायूं जो 4 भाई थे उनमें आपस में राज्य बांट दिया था। तो एक भाई था हुमायूं का जिसका नाम था कामरान। तो उसको कामरान को पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र मिला था और कामरान धीरे धीरे पंजाब पर अधिकार कर लिया वापस, और जो हनुमानगढ़ का क्षेत्र था, बटनेर का जो किला था, उस पर भी कामरान ने अधिकार कर लिया। उस समय बीकानेर के शासक थे रावजेत सिंह। तो पहला जो युद्ध हुआ वो किसके साथ हुआ? रावजेत सिंह का युद्ध हुआ हुमायूं के भाई कामरान के साथ। और ये युद्ध हुआ 1534 में, जिसमें बटनेर का युद्ध माना जाता है। और इस बटनेर के युद्ध में जो हनुमानगढ़ का बटनेर का किला है, इस पर वापस जो कामरान थे उसको हराकर रावजेत सिंह ने अधिकार कर लिया था। महत्वपूर्ण युद्ध था बटनेर का युद्ध। किसके मध्य हुआ? कामरान और रावजेत सिंह के मध्य। इसके अलावा देखिए तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना जो रावजेत सिंह के समय सबसे महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, इधर जोधपुर के शासक बने जिनका नाम था मालदेव। बीकानेर के और जोधपुर के शासक भाई भाई हुए, मालदेव और जेत सिंह भाई हुए वैसे रिलेशन में देखे, लेकिन मालदेव बड़ा साम्राज्य विस्तार करने वाला व्यक्ति था। तो इन्होंने अपने भाइयों को भी नहीं बख्शा। तो देखो आप 1541 की बात करें तो 1541 में मारवाड़ के शासक मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण कर दिया। उस समय शासक थे रावजेत सिंह, और इस युद्ध को बोलते हैं पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध। याद रख लेना 1541 का समय पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध, जिसमें मालदेव और बीकानेर के शासक जेत सिंह के मध्य हुआ था। और इस युद्ध में जेत सिंह है वो युद्ध लड़ते हुए मारा गया था।
और बीकानेर किसके अधीन आ गया था? मालदेव के अधीन आ गया था 1541 में। तो बीकानेर को समाप्त करके मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया। मालदेव के इतिहास को पढ़ोगे तो इसमें महत्वपूर्ण युद्धों में से 1541 का पाहेबा का या साहेबा का युद्ध कहा जाता है इसमें, जिसमें राव जेत सिंह मारे गए थे और मालदेव के जो सेनापति थे जिन्होंने हत्या कर दी थी इसकी, जेता और कुपा, जो गिरीश उमियल का युद्ध 1544 वाला था, इसमें भी आप इनका जिक्र पढ़ोगे, इनकी वीरता पढ़ोगे। तो पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध 1541 में राव जेत सिंह की पराजय हुई और वो मारा गया। तो 1526 से 1541 तक बीकानेर के जो शासक रहे वो रहे राव जेत सिंह। अब देखो मालदेव का अधिकार हो गया, लेकिन भाई भाग्य तो भाग्य है। 1544 में आते आते उधर मालदेव को भी हराकर शेरशाह सूरी, उधर बाबर के बाद में हुमायूं भी भाग गया और दिल्ली का शासक बन गया शेरशाह। और इधर मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार किया था। अब मालदेव खुद हार गया, बीकानेर स्वतंत्र हो गया। तो राव जेत सिंह के बाद में जो बीकानेर के शासक बने, बीकानेर के जो शासक बने उनका नाम था कल्याणमल। अब कल्याणमल शासक बने कहां से? पिता की हत्या हो गई, मालदेव को अधिकार था, 1541 में मारे गए। तो मालदेव जो कल्याणमल थे ये दिल्ली के शासक बन गए थे शेरशाह। तो शेरशाह के पास चले गए। 1544 में गिरीश उमेर के युद्ध में शेरशाह ने मालदेव को हरा दिया। तो 1544 में शेरशाह के पास चले गए, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली कल्याणमल ने और वापस बीकानेर राज्य प्राप्त कर लिया। इसके बाद में शेरशाह भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे और उसके बाद में आप सबको पता है कि वापस से हुमायूं ने अधिकार किया, अकबर राजगद्दी पर बैठे और राजस्थान में 1570 में नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। और नागौर दरबार का आयोजन का उद्देश्य यही था कि राजस्थान के राजपूत शासकों को अधीनता में लाना था। वैसे ढोल तो ये पीटे गए कि यार अकाल रात कार्य, उस टाइम अकाल पड़ा था कि अकबर ने अकाल रात कुछ नहीं किया, एक तालाब खुदवाया था वहाँ, बाकी राजस्थान के राजाओं को अधीन लाने के लिए। और इस जो 1570 का जो नागौर दरबार था इसमें कल्याणमल खुद अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहां आ गए थे? नागौर आए थे। अपने दो पुत्र, एक पुत्र का नाम था राय सिंह और एक का नाम था देखोगे पृथ्वीराज राठौड़। इन दोनों पुत्रों को लेकर अकबर के दरबार, नागौर का जो दरबार था उसमें हाजिरी देने के लिए आए थे। मतलब अकबर की अधीनता कल्याणमल ने स्वीकार कर ली। इसी राय सिंह ने, अब उधर देखो मारवाड़ की स्थिति देखो, मालदेव ने अधिकार कर लिया, लेकिन 1570 में मारवाड़ जोधपुर के शासक बने थे चंद्रसेन। तो चंद्रसेन ने अधीनता अकबर की स्वीकार नहीं की थी। मोटा राजा उदय सिंह की चर्चा हम करेंगे। तो अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया और जोधपुर पर अधिकार करके यहां उनको क्या बना दिया? राय सिंह को वहां का प्रशासक बनाया था। देखना अभी तो कल्याणमल के महत्वपूर्ण घटनाएं केवल है 1570 का नागौर दरबार में कौन सा शासक गया था? कल्याणमल। पुत्र थे राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना आप। पृथ्वीराज राठौड़ बड़े कवि थे, अभी आपको बताऊंगा। बहुत बार सवाल आया होगा, सैकड़ों बार सवाल आया हुआ है। पाथड़ और पीथड़ अभी चर्चा करेंगे, पृथ्वीराज राठौड़ की भी चर्चा करेंगे और राय सिंह की भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी पहले राय सिंह की चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से देखना। राय सिंह के बारे में देखें तो राय सिंह राजस्थान के जो बीकानेर है उनके महत्वपूर्ण शासकों, इंपोर्टेंट शासकों में से आप सिलेबस उठा के देखोगे तो कई में तो अलग से राय सिंह का टॉपिक दिया जाता है कि राय सिंह के बारे में सिलेबस में भी अलग से दिया जाता है। तो जितने भी बीकानेर के शासक थे उनमें से राय सिंह काफी महत्वपूर्ण शासक थे। तो राय सिंह के बारे में दो तरीके हैं। राय सिंह ने स्थापत्य कला में भी निर्माण कार्य भी करवाया, सांस्कृतिक उपलब्धियां भी थी और राजनीतिक उपलब्धियां भी थी। जैसे कुंभा की हम पढ़ते हैं, राजनीतिक उपलब्धियां भी पढ़ते हैं और सांस्कृतिक उपलब्धियां भी पढ़ते हैं। वैसे ही राय सिंह के बारे में देखा जाए तो राय सिंह के बारे में सुनना, राय सिंह को अकबर ने जोधपुर का सूबेदार बनाया था, प्रशासक बनाया था। 1570 से लगभग 3 साल के लिए इन्होंने जोधपुर का प्रशासन संभाला था, क्योंकि चंद्रसेन उधर लड़ रहे थे, कोई शासक नहीं था, तो खालसा घोषित करके इनको प्रभारी बना दिया था राय सिंह को। राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यानपूर्वक पढ़ना, मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कहा है। एक तो लूण कर्ण को क्या कहा था? कलयुग का कर्ण। किसने कहा था? अभी मैंने बताया। वैसे ही मुंशी देवी प्रसाद ने, ध्यानपूर्वक समझना, राजपूताने का कर्ण कहा, क्योंकि राय सिंह भी अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे। राय सिंह दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए मुंशी देवी प्रसाद ने इनको क्या कहा? राजपूताने का कर्ण कहा। राय सिंह ने खुद ने बहुत सारे, जैसे महाराणा कुंभा लिखते थे, वैसे ही राय सिंह ने भी कुछ ग्रंथों की रचना की। कौन कौन से थे? याद रखना, राय सिंह महोत्सव,
एक दो याद रह जाए कल्याण हो जाएगा। रायसिंह महोत्सव वैदिक वंशावली और ज्योतिष रत्नमाला, ज्योतिष का ग्रंथ है ज्योतिष रत्नावली, वैदिक वंशावली और रायसिंह महोत्सव नामक महत्वपूर्ण किताबों की रचना, ग्रंथों की रचना की थी। राय सिंह का एक मंत्री थे जिनका नाम था करमचंद। करमचंद वंशावली भी मिलेगी आपको किताब। तो करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ के किले का निर्माण किया गया था। तो जूनागढ़ किले का निर्माण प्रारंभ किया गया राय सिंह के समय, राय सिंह ने करवाया था। मंत्र किसकी देखरेख में हुआ? तो उसके मंत्री थे करमचंद, उनकी देखरेख में जूनागढ़ के किले का निर्माण हुआ। और जूनागढ़ किले के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि जूनागढ़ के किले के बारे में भी कहावत है कि ये धरती का जेवर है और इसके गेट पर है वो जयमल और फतेह के सिंगार या सॉरी हाथी पर बैठे मूर्तियां लगी हुई है, साथ में इसमें लिफ्ट भी लगी हुई है। तो जूनागढ़ किला भी काफी महत्वपूर्ण है। तो जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। राय सिंह को मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहा जाता है। मुगल साम्राज्य का स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि अकबर के समय उन्होंने सेवा की। आपको पता है अकबर के बाद में जहांगीर शासक बने तो सबसे ज्यादा विश्वास जहांगीर का किसी पे था तो वो था राय सिंह पे। अकबर की मृत्यु हुई तो सबसे पहले जहांगीर ने राय सिंह को बुलाया था कि यार आओ। और सबसे ज्यादा देखो आप, सबसे ज्यादा मुगलों के साथ संबंध थे वो जयपुर घराने के थे। तो सबसे ज्यादा मनसब उनको दी जाती थी। मान सिंह को सबसे ज्यादा मनसब दी गई थी 8-9 की उस समय। लेकिन राय सिंह दूसरे नंबर का राजा था जिसको सबसे ज्यादा मनसब दी गई थी 4000 की, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास पात्र थे राय सिंह। और राय सिंह ने काफी सहयोग किया था मुगलों की सत्ता स्थापित करने में। चाहे गुजरात में विद्रोह दबाने में राय सिंह की महत्वपूर्ण योगदान था। जोधपुर वाला मैटर भी राय सिंह ने सॉल्व किया था। दक्षिण भारत में भी बहुत सारे अभियानों में राय सिंह गए थे। उधर अफगानिस्तान में भी उन्होंने काफी सेवा की थी। तो इनकी मनसब था ये मुगल दरबार में मान सिंह के बाद में सबसे उच्च श्रेणी का मनसबदार था। मान सिंह इनके एक राय सिंह के बारे में एक छोटी सी कहानी भी कि राय सिंह की एक बेटी थी जिसकी शादी हो रखी थी मान सिंह से। अभी मैं कह रहा था ना राजपूताने का कर्ण है, तो इसके बारे में एक छोटी सी कहानी है कि इनकी शादी, पुत्री की शादी हो रखी थी जयपुर के शासक मान सिंह से। अब ये बड़े दानवीर थे। मैं कह रहा था राय सिंह दान कर देते थे, किसी गरीब का भला कर देते थे। अब उनकी बेटी वो जयपुर में बैठी बैठी रोज बातें करती थी कि मेरे पिता ऐसे है, मेरे पिता वो है। वो बहुत सारी रानियों को तंग कर रखा था उसने कि मेरे पिता तो दानवीर है, राजपूताने के कर्ण है, उनके तो करने क्या, गरीबों को भला कर देते हैं, चुपचाप दान कर देते हैं। ये वहाँ की रानियाँ जयपुर की परेशान हो गई कि यार ये रोज रोज ये तो बोलने ही नहीं देती है। जयपुर में क्या है, जयपुर में कुछ है ही नहीं, जयपुर में दानवीर है ही नहीं, मेरे पिताजी को देखो, ये बातें होती थी। रानियाँ परेशान हो गई। तो एक दिन उन्होंने शिकायत की अपने पति से मान सिंह से कि यार आपकी ये रानी तो हमें जिंदा छोड़ेगी नहीं, रोज बात करती है, आप भी कुछ दान कर दिया करो। तो मान सिंह ने कहा कि यार दान में कौन सा ढोल थोड़ी पीटना है, दान मैं भी कर दूंगा, लेकिन दान करके कोई करने की बात थोड़ी है। तो एक दिन मान सिंह ने चुपके से दान कर दिया और अपना नाम कहा ही नहीं। जो राय सिंह ने 1 को दिया तो उन्होंने 5 को दे दिया और चर्चा की नहीं। जब उनकी रानी को पता चला तो वो जो राय सिंह की बेटी थी उनके सामने कहे कि दान तो ऐसा होना चाहिए कि चुपचाप कर दे, हमारे मान सिंह जी ने किया दान, तो ये फालतू ही रोज पार्टियां दे रही है, राय सिंह जी ने कर दिया, राय सिंह जी ने कर दिया। ये बेचारी चुप हो गई राय सिंह की बेटी की यार अब मैं तो रोज पिता के नाम की पार्टियां दे रही थी कि मेरे पिता ने आज ये कर दिया, वो कर दिया, दान कर दिया, अब क्या करें। तो ये दूसरी जो रानियां थी वो ज्यादा बोलने लगी कि दान होता है वो चुपचाप मान सिंह जी की तरह होता है, दान राय सिंह की तरह थोड़ी होता है। तो इसने क्या, औरतों का बड़ा मजे है, तो इसने कहा कि देखो भाग्य मेरे है, आप क्या बोल रही हो, भाग्य तो मेरे है कि मेरे पिता दानवीर और मेरे पति भी दानवीर। तो महिलाओं का क्या होता है कि बात है कोई भी कर दो, चित्त भी उनका और पट भी उनका, चाहे कैसे भी कर लो। तो इसीलिए राय सिंह को ये जो मुंशी देवी प्रसाद थे ये जयपुर के थे, तो इसीलिए इन्होंने कहा था राजपूताने का कर्ण, उच्च श्रेणी का था। बीकानेर की चित्रकला का जो प्रारंभ है, आप राजपूत पेंटिंग्स पढ़ोगे तो बीकानेर का जो चित्रकला का विकास है वो भी राय सिंह के समय हुआ था। और जूनागढ़ किला आपको प्रारंभ मैंने बता ही दिया। थोड़ी सी जूनागढ़ किले की बात कर लेते हैं। जूनागढ़ दुर्ग की मैं थोड़ी सी बात कर लूं तो जूनागढ़ का दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने विक्रम संवत 1645 कह दो या 1588 में कह दो, फाल्गुन सुदी 12 विक्रम संवत 1650 तक किया गया था जूनागढ़ का निर्माण। ये दुर्ग राती घाटी नामक, राती घाटी बीकानेर में वो जगह को राती घाटी बोलते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो राती घाटी में किया गया है। ये धानव दुर्ग है, ठीक है, धानव दुर्ग है, भूमि दुर्ग है, टीलों पे बड़ा हुआ है, धानव दुर्ग है। और इसको सबसे महत्वपूर्ण बात, इसको जमीन का जेवर कहा जाता है। सवाल आए कि जमीन का जेवर किस किले को कहा जाता है, उत्तर होगा जूनागढ़ का किला। चतुष्कोणीय आकृति में बना हुआ है,
और इस किले में, राजस्थान का ऐसा किला जो पहली लिफ्ट जो है, किले में लिफ्ट जो है वो किस में लगी हुई है? जूनागढ़ के किले में। इसके अलावा इस दुर्ग का निर्माण हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि मुगलों से संबंध है तो हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वय इस किले में देखने को मिलता है। कहावत भी है कि लोग कहते हैं हमने सुना है कि दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ किले के बारे में कहते हैं कि यहाँ की तो दीवारें बोलती है भाई साहब। जूनागढ़ के किले की जो दीवारें हैं वो कान नहीं है, वो तो खुद बोलती है। तो ये जूनागढ़ के किले के लिए कहा गया। थोड़ी सी बात कर लेते हैं पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। राय सिंह के भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, मैंने कहा कवि थे, समझना इसको, इनमें से सवाल मोस्ट बनते हैं। तो पृथ्वीराज राठौड़ जो है वो मुगल शासक थे, अकबर के दरबार में भेज दिया था राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़ दोनों को। इसके बाद में इनको गागरोन की जिम्मेदारी दी गई थी, पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन का किला संभालने की। वहीं बैठते थे गागरोन में और वहीं उन्होंने कविता पाठ भी करते थे। उन्होंने वहीं बैठकर 2 पुस्तकें लिखी महत्वपूर्ण। एक किताब का नाम था गंगा लहरी, याद रखना, और दूसरी जो सबसे मोस्ट किताब थी उसका किताब का नाम था बेली किशन रुक्मणी ख्यात। सबसे मोस्ट किताब पृथ्वीराज राठौड़ की बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात जो ग्रंथ है वो काफी महत्वपूर्ण था। उसके राइटर थे पृथ्वीराज राठौड़। इस किताब में जो जिक्र आया है वो एक व्यक्ति का है, महाराणा प्रताप से संबंधित जिक्र किया है इसमें। तो इस किताब में पृथ्वीराज राठौड़ ने महाराणा प्रताप को पाथड़ कहा था। पाथड़ और पीथड़ कन्हैयालाल सेठिया की कविता है। कन्हैयालाल सेठिया की कविता पाथड़ और पीथड़, काश की रोटी उदबिलाओ ले भाग्यो, इस प्रकार की कविता है पाथड़ और पीथड़। तो उस पाथड़ जो है, याद रखना, पाथड़ किसको गाया गया था? महाराणा प्रताप को पाथड़ कहा था। और पीथड़ किसको गाया गया था? पृथ्वीराज राठौड़ को। कम से कम 50 बार सवाल आया हुआ है कि पाथड़ और पीथड़। पाथड़ आपको नहीं याद रहे तो आप सबको पता है महाराणा प्रताप जो है वो पाथड़ में खाना खाते थे, थाली में खाना छोड़ दिया था। तो यूं याद रखना, पाथड़ किसको गया? पृथ्वीराज चौहान को। और पीथड़ जो, सॉरी, महाराणा प्रताप को, और पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया पीथड़। तो पाथड़ महाराणा प्रताप को और पीथड़ है पृथ्वीराज राठौड़ को कहा गया। राजस्थान के जनक कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। उन्होंने इसी किताब को पढ़कर यह कहा था कि महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जबकि गलत था। ये जिक्र किसमें आया था? बेली कृष्ण रुक्मणी में लिखा हुआ था। उसी को पढ़कर कर्नल जेम्स टोड ने कहा था कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, जो कि गलत था। देखो, दुर्शाह आढ़ा यहां भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक विद्वान थे दुर्शाह आढ़ा। इन्होंने इस जो किताब थी बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात, उसको 5वां वेद कहा है। सवाल आता है 5वां वेद किसको माना जाता है? बेली कृष्ण रुक्मणी ख्यात। राइटर थे पृथ्वीराज राठौड़। और इसको 19वां पुराण भी कहा जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण किताब है। डिंगल भाषा में पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी हुई है। डिंगल भाषा उत्तरी मारवाड़ी जो है उस भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है। तो राजस्थान के इतिहास में, बीकानेर के इतिहास में राव बीका से लेकर हमने राय सिंह तक की चर्चा इस वीडियो में की। और अगले वीडियो में राय सिंह के बाद के जो शासक हुए उनकी हम चर्चा करेंगे। आशा है वीडियो आपको जो बातें महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से वो समझ में आई होगी। समझ में आई है तो भाई चैनल पर सब्सक्राइब करना ही करना पड़ेगा, पढ़ना भी पड़ेगा, मजा आए या नहीं आए पढ़ना पड़ेगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन ऑन कर लो। नए वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा बीकानेर का सेकंड भाग लेकर, और वो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जाननी चाहिए। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।